नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस परेड की और वंदे मातरम की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने, भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम होगा। वंदे मातरम थीम पर आधारित 30 झांकियां विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होंगी। इन झांकियों का विषय स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत होगा। यानी परंपरा और नवाचार का संगम देखने को मिलेगा। परेड की थीम वंदे मातरम के 150 साल होगा। संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार झांकी केंद्रीय थीम का मुख्य आकर्षण होगी, जबकि सैन्य मामलों का विभाग ऑपरेशन सिंदूर पर एक त्रिसेवा झांकी पेश करेगा जो एकजुटता का प्रतीक है। झांकियों के साथ लगभग 2500 कलाकार सांस्कृतिक प्रदर्शन भी करेंगे। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात गणतंत्र दिवस परेड की और वंदे मातरम की करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बालाराम पानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालाराम जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लेखक और गीतकार विष्णु शर्मा जी से। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत विष्णु जी आप ही से मैं करूंगा, क्योंकि मुद्दा गणतंत्र दिवस परेड का है और वंदे मातरम का है। जाहिर तौर पर गणतंत्र दिवस की बात की जाए या वंदे मातरम की, दोनों का एक इतिहास है, एक लंबा सफर है। भारत का जो आज़ादी के बाद का विकास काल है या आज़ादी का स्वतंत्रता का संग्राम है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये मुद्दा वैसे तो देखिए, मैं बताऊं आपको, मोदी सरकार का ये सौभाग्य रहा है कि लगातार उनको ऐसे मौके आयोजित करने का मौका मिल रहा है और उनको सम्मानित करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि डेट्स इस तरह से हिस्ट्री की आ रही है उनके आसपास के। देखिए, गांधी जी के 150 साल आए उनकी जयंती के 2019 में, तब गणतंत्र दिवस पे ये परेड उनको ध्यान में रखते हुए निकाली गई। वही थीम थी गांधी जी को लेकर। फिर 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था, उसका 75वां वर्ष था, तो उसको मनाया गया। और फिर अब जाके वंदे मातरम पे आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सेलिब्रेशन है वो तो है ही, उसके अलावा साथ साथ इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलता है। जो नई पीढ़ी है ना, वो जी इतिहास को अपने, हर जो नई पीढ़ी आती है वो इतिहास को अपने नजरिए से देखती है। और हमारे यहाँ तो देश में दिक्कत ये भी रही है कि इतिहास को पढ़ाया और बताया इस तरह से गया है। और अब सोशल मीडिया ने जिस तरह से पुराने मुद्दों को उखाड़ा है, मोदी जी ने खुद जब ये ऐलान किया कि हम ऐसे मनाएंगे 150वां साल, इस भव्य तरीके से मनाएंगे, वही उन्होंने ये मैसेज दे दिया था कि इसको नई पीढ़ी को जानने की जरूरत है कि वंदे मातरम के साथ क्या क्या हुआ, कैसे विवादित बनाया गया, 2 स्टैंजा रखे गए, बाकी हटाए गए, और किस किसने क्या क्या किया। इस पर बहुत लंबी डिबेट ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन सबसे जो बुरा मुझे लगा कि जो ए आर रहमान थे, उन्होंने जो दिया माँ तुझे सलाम, बिल्कुल एन वक्त पर, जबकि 26 जनवरी पर हम लोग इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आपने वो बताया कैसे 30 झांकी निकलेंगी, टीम है हमारी। इस वक्त माँ तुझे सलाम देने वाले बंदे ए आर रहमान की तरफ से ये इंटरव्यू आया और बवाल हुआ। तो वो होना नहीं चाहिए। ये ठीक है कि वंदे मातरम को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो दूर की जानी चाहिए। जो भी, जिसको भी जो भ्रांतियां हैं वो दूर की जानी चाहिए। जी और ये लगातार जैसे वंदे मातरम निकला, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वंदे मातरम पर पहला बैन अंग्रेज सरकार ने केवल इसलिए लगाया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गीत है। और ये समझना पड़ेगा हमें आज की पीढ़ी को। जी बिल्कुल, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा आपसे, ताकि नई पीढ़ी इस बात को समझ सके कि वंदे मातरम ने किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी के आंदोलन में प्रेरणा देने का काम किया था और देश की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इस गीत ने निभाई थी। बलराम पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड की बात की जाए, जाहिर तौर पर भारत की जो सांस्कृतिक या सैन्य शक्ति की बात की जाए, दोनों का प्रतीक है भारत की जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है। 150 साल हो रहे हैं वंदे मातरम का। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि जो इतिहास है वो चाहे गणतंत्र दिवस का हो या वंदे मातरम का हो, भारत की एकता और संस्कृति का प्रतीक है। आप देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि आज हमको ऐसे ऐसे लीडर मिले हैं जो कि इतिहास को पन्ना को भी पलट रहे हैं। अब जब 1875 में ये इंडिपेंडेंस का स्लोगन बना था,
और देश देश में देशभक्ति का प्रेरणा दिया जाता था, उसी टाइम में वो देश का क्या स्थिति था आप अनुमान करिए। आज तो हम कह रहे हैं, उसी टाइम में 1857 में जो पहला हमने हार गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा जम गए थे भारतवर्ष में, और वो अपमान का खंड था, आत्मसम्मान हमने खो बैठे थे। उसी टाइम में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसी को भगवान राम से जो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, उसी से प्रेरणा लेके जो मातृभूमि का वंदना किए हैं। और आप सोच लीजिए उसी टाइम में कितना उनको कष्ट सहा होगा। और 1882 में ये आनंद मठ में प्रकाशित हुआ है और आगे बढ़ा। आप उसी का सिर्फ 30 साल में, जब 1905 में बंग भंग हुआ, जब हमारा वेस्ट बंगाल, आज जो बंग है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल है, वो 1905 में इसका बंग भंग के नाम से हुआ। उसी टाइम में यही वंदे मातरम नारा बना था और पूरा देश एक हो गया था। और इसी वंदे मातरम सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ, सारा भारतवर्ष में वंदे मातरम का एक इंडिपेंडेंस वार क्राई की तरह ये आगे बढ़े। तो ये प्रेशर में 1911 तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा, इस वंदे मातरम के सामने झुकना पड़ा। और उसका बंदे जो बंग भंग किया था, बंग भंग को वो फिर समाप्त किया, फिर एक किया। अब इसी कालखंड में आप अभी 1947 को आप देखिए, मतलब कि मैंने इसीलिए स्पेशली इसको कह रहा हूं कि 1947 में ऐसे क्या हो गया कि हमने पूरा देश को विभाजित कर दिया, लेकिन कोई एक आवाज तक नहीं हुआ। वहां पर एक स्टेट हुआ जो कि एक रिलीजन बहुल के हिसाब से बंग भंग किया था, तो हमने एक राज्य को किया था, हम पूरा देश एकजुट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर 1947 में ऐसे क्या हो गया कि हमने पूरा देश विभाजन हुआ, लेकिन हमने एक आवाज तक नहीं उठाई और देश को विभाजन करने दिया जी। तो इस एक कारण है 1937 में जो इसका वंदे मातरम को जो स्टांजा काट दिया गया था, उसी टाइम में हमने वो जो विभाजनकारी चिंता के सामने हमको सरेंडर करना पड़ा। वो जो सरेंडर किया उसी का नतीजा भुगतना पड़ा हमको 1947 में। और आज उसी इतिहास को पलटकर आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वंदे मातरम को फिर उसका जो सम्मान है, जो इज्जत है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसी टाइम में जिसको लिखा था, आज उसका हमने सम्मान देने की योग्य बन गए। आप देखिए, वो आपने हिसाब करिए, 1875 में इंडिया पूरा बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं था और एक अपमान और एक काला खंड था। और उसका बाद उसका जो 50 साल हुआ, 50 साल मतलब आप देखिए कितना हुआ, वो आप 1925 में हमारे इंडिया का कंडीशन भी वो भी खराब था। और उसका 50 साल 100 साल का बाद आप 75 में इमरजेंसी था, वो भी एक दौर था। और 75 आज 150 ईयर्स। जी, जाहिर सी बात है जो वंदे मातरम का इतिहास है और जो गणतंत्र दिवस परेड का इतिहास है, जाहिर तौर पे ये दोनों जो हमारे ऐतिहासिक पर्व मैं कहूँगा इनको एक तरह से हमको प्रेरणा देने का काम करते हैं। लेकिन कैसे प्रेरणा का देने का काम करते हैं? विष्णु जी, आपने कई किताबें लिखी हैं, आप इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं, आपने कई गीत लिखे हैं देश की संस्कृति को ऊपर, राम को समर्पित आपने कई गीत लिखे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वंदे मातरम का जो 150 साल का सफर है, ये नई पीढ़ी को किस तरह से प्रेरणा दे सकता है? जो इतिहास है उस समय लोगों को प्रेरणा दी और वंदे मातरम कहते हुए लोग फंदे की फांसी के फंदे पर झूल गए। आप कैसे देखते हैं इस सफर को? देखिए, वंदे मातरम गीत लिखा क्यों गया था, ये जानने की बहुत जरूरत है नई पीढ़ी को। कि उस वक्त सरकारी कर्मचारी थे जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और वो बहुत इस बात से परेशान थे कि ये खबर आई थी कि जो गॉड सेव द किंग, जो इंग्लैंड का गाना है गॉड सेव द क्वीन, नेशनल एंथम उनका, वो अब दफ्तरों में शुरू किया जाएगा कि वो गाएं, सरकारी कर्मचारी जो भारत में काम कर रहे थे वो लोग भी गाएं।
तो उन्हें ये जब खबर मिली तो उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया में ये गीत लिखा, रचा ये गीत। और वो गीत जब रचा गया, हालांकि प्रतिक्रिया से ये उनकी अपनी सोच थी, ये उन्होंने कोई अंग्रेज सरकार को चैलेंज नहीं किया। और वो आया गीत एक पत्रिका में छपा 1882 में। वो आनंद मठ जो उपन्यास था, जो सन्यासियों के विद्रोह के ऊपर था, वो उसमें आया, वो गीत आया। उसके आने के बाद शुरुआत में तो कुछ साल लोगों को समझने में लग जाता है कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, वो गीत एकदम से मतलब बंग भंग के खिलाफ जो फैसला था लॉर्ड कर्जन का, उसके खिलाफ एक आवाज बन गया। आज बड़ी दिलचस्प बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का भी गीत रचा है, नेशनल एंथम, और बारिशाल आज बांग्लादेश में है। बारिशाल में 10,000 से ऊपर लोगों की भीड़, उसमें हिंदू मुस्लिम, 3 मुस्लिम नेता थे बड़े, वो उस वक्त उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे वहां पर बाकी लोगों के साथ मिलकर। वो उस भीड़ ने वंदे मातरम के गाने के साथ प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे ये अंग्रेज सरकार को लगने लगा कि यार ये वंदे मातरम कुछ है जिसकी वजह से ये लोग एकदम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आ जाते हैं। उन्होंने वो बैन कर दिया, और वो बैन किया। मैं आपको बताता हूं कि कैसे डॉक्टर हेडगेवार, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार नागपुर में जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां जब ये वंदे मातरम की नारे की गूंज हुई, तो हुआ ये कि शिकायत मिली। तो ये पता चला कि एक स्कूल निरीक्षक आने वाले हैं, वो चेक करेंगे कि कैसा चल रहा है स्कूल और यहाँ शिकायतें इतनी क्यों मिल रही हैं। वो तो वंदे मातरम को लेकर जो भागवत जी थे, उस वक्त सर 9th में पढ़ रहे थे, उन्होंने वहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया कि जैसे ही वो व्यक्ति जिस क्लास में आता, दूसरी क्लास से आवाज आती या उसका स्वागत होता वंदे मातरम के साथ। और जब ये कई क्लासों में हुआ तो वो व्यक्ति बहुत बेफर गया। उसके बाद जांच बैठी, जांच का सबसे पूछा गया कि कौन था, किसने करवाया, किसने करवाया, नहीं नाम उस तरह से आए सामने। बाद में जब कोई बंदा जिसने ज्यादा दबाव पड़ा, तब जाके 2 व्यक्तियों को स्कूल से निकाला गया। दूसरे का नाम नहीं मिलता इतिहास में, कौन था उनका वो दोस्त, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार थे। और डॉक्टर हेडगेवार उसके बाद जो नेशनल स्कूल खोले गए थे उन दिनों, महर्षि अरविंदो और बाकी लोगों ने मिलकर, रासबिहारी बोस की तरफ से था, क्योंकि उनकी मार्कशीट पे जो साइन थे वो रासबिहारी बोस के थे। और वो बड़े खुश थे कि रासबिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी के साइन उनकी मार्कशीट पे है उस स्कूल के जो ओवरऑल इंचार्ज के तौर पे। तो उस तरह से जो वंदे मातरम का जो नारा था, वो केवल वहां नहीं, आपको अनंत कनेरे याद हो, नासिक का जो जैक्सन जिसको मारा था, वो भी वंदे मातरम, जहां भी वो जाता था जैक्सन, तो वंदे मातरम के नारे लगते थे, चढ़ाते थे। और ये देश भर में ऐसा हो रहा था कि जहां भी जाओ वंदे मातरम के नारे लगते थे। वंदे मातरम नाम से अखबार निकला, बिपिन चंद्र पाल उसके वो रहे। इस तरह से लगातार जो था कि वंदे मातरम को लेके हवा हुई। अब इसमें दूसरी तरफ ये हो रहा था, कांग्रेस ने खुद इस गाने को अपने गीतों में शामिल किया, उनके अधिवेशनों में गाया जाने लगा। और मजे की बात यह कि जो पहली बार किसी ने गाया था, तो वो तैयब जी करके एक महिला थी, अब्बास तैयब जी की वाइफ, उन्होंने गाया और फुल गाया, मतलब पूरा गाया। उस वक्त जिन्ना जिन्ना थे उधर कांग्रेस में, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। विरोध किया सबसे पहले तो मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे हसन इमाम। अच्छा, मजे की बात कि उनके भाई भी कांग्रेस के वो चौथे मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे, और हसन इमाम ने विरोध किया जो मुस्लिम लीग के थे। उसके बाद लेकिन उसको किसी ने भी ये नहीं किया कि उनको किसी ने सपोर्ट किया हो। मुस्लिम लीग उस वक्त बढ़ रहा था धीरे धीरे, और इवन जिन्ना तक ने विरोध नहीं किया, लेकिन जिन्ना ने विरोध किया जाके जी 37 में। आप ये बताइए कि हर अधिवेशन में गाना बज रहा है, हर अधिवेशन में बज रहा है, हर क्रांतिकारी उसको गा रहा है, और उसको लेकर तमाम सारी जो गतिविधियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो आप खुद कह रहे हैं कि फांसी के फंदे पे झूल रहे थे लोग, ये सच था। जी ये सच था। अशफाकुल्लाह खान ने भी ये नारा लगाया था अपने मित्रों के साथ मिलकर, और ये हुआ। लेकिन जो सारा विवाद जाके हो गया वहां पर आकर कि 37 में जब जिन्ना ने मांग की, तब 37 में ये हुआ कि कांग्रेस ने अपनी राज्यों की सरकारों में रेडियो पे गाना बंद करा दिया। और 2 स्टांजा वाली जो कमेटी बैठी फिर आजाद और नेहरू जी वाली, उन्होंने कहा कि 2 स्टांजा रहेंगी, मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। मैं मजे की बात बता रहा हूँ कि काकीनाडा अधिवेशन में वंदे मातरम के शब्दों पे तब भी विरोध नहीं था। काकीनाडा अधिवेशन हुआ था 1923 में। मोहम्मद अली जौहर, जो अली बंधु थे दोनों, वो एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उठ के चले गए वंदे मातरम के बजने पर। उन्होंने कहा कि मुझे म्यूजिक से प्रॉब्लम है, जी क्योंकि वो उसका म्यूजिकल संस्करण था। मतलब मुझे म्यूजिक से समस्या है, मैं नहीं सुन पाऊंगा, हमारे इस्लाम में म्यूजिक हराम है। तो इस तरह से आप इनकी जो बातें देखेंगे कि कुछ मुस्लिम उस वक्त वो कर रहे थे, आंदोलन में भाग ले रहे थे स्वदेशी में, लेकिन राजनीतिकरण ऐसा हुआ इस गाने का कि
जिसकी वजह से बैन किया गया था। अंग्रेज इतना चिढ़ते थे कि हेडगेवार को निकाल दिया गया, उन्होंने स्कूल से निकलवा दिया। उन्होंने अनंत कनेरे का जो हुआ, जैक्सन को मारा, वो फांसी पे चढ़ा, वहां भी वंदे मातरम था। इतनी जगह वंदे मातरम था और इसकी वजह से जो जी नारा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक था, वो एक दिन राजनीति का शिकार हो गया। जी, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जो वंदे मातरम को लेकर राजनीति हुई, वंदे मातरम का राजनीतिक कारणों से या मजहबी कारणों से जिसने भी विरोध किया, जाहिर तौर पर वो इतिहास में दर्ज है और नई पीढ़ी को उस इतिहास को भी जानना चाहिए। लेकिन एक सच है कि स्वतंत्रता का मंत्र जो था वो वंदे मातरम था। वंदे मातरम ने आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाहिर तौर पर 150 साल का जो सफ़र है वंदे मातरम का, उसको लेकर भारत सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किए। संसद में भी लंबी चर्चा इस मुद्दे पर हुई, ऐतिहासिक चर्चा हुई, किस तरह से वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई है। अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बात सदन में भी रखी थी। लेकिन मौका गणतंत्र दिवस परेड का है, जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक अवसर है। बालाराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे पर, क्योंकि जब गणतंत्र दिवस परेड निकलती है तो जाहिर तौर पर हमारी जो सैन्य शक्ति है उसकी झलक भी देश और दुनिया देखती है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ और एक प्रकार से वंदे मातरम एकता और अखंडता का संदेश देते हैं। आप कैसे देखते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर था और गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक देखने को मिलेगी, झांकी देखने को मिलेगी जो एकता का संदेश देगी। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? देखिए, एक जो सैन्य का वीरता है, शौर्य है, पराक्रम, वो तो रहेगा ही रहेगा। वो भारत का जो वीर सपूत है वो कभी पीछे चलता नहीं है, हमेशा फोर फ्रंट में करता है। और साथ साथ जब वंदे मातरम उसके साथ मिल जाता है, ये चांद पे सुहागा जो कहते हैं, वो 4 चांद लगा देता है। और ये वंदे मातरम एक क्रांतिकारी का भी एक आह्वान है। और किसी चीज का और आपका शरीर में, और जो यंगस्टर्स है, यंगस्टर का बीच में ये जाति जो देशभक्ति का प्रेरणा बहुत उत्प्लुत होकर आएगा। और अभी सिंदूर का देखे हैं, और एक वो ऑलरेडी चार्ज है, और अगेन फिर वंदे मातरम के साथ जो आएगा। अब ये कहते हैं वंदे मातरम, जो कहते हैं जो पेड़ जितना बड़ा ऊंचा होता है इतना गहरा होना चाहिए, और गहरा नहीं होगा तो तूफान को संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमारा भारतवर्ष जितना बड़ा है, और हमारा जो अभी यंगस्टर्स जितना आ रहे हैं, वो समझे कि वंदे मातरम का मीनिंग समझे कि हमारा जो देश है अपने सुजला सुफला, मतलब अच्छा जल अच्छा फल में हमको सिंचा है, और इसी देश और समाज की काम करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए हमारा जो सपूत है, जो सैन्य सामंत है, ये आगे काम कर रहे हैं। लेकिन साथ है कि हम भी उनका साथ दें, और हमारे भी देशभक्ति का प्रेरणा कर लेते हुए एक साथ जोड़ेंगे, हम आगे चलेंगे। तो विश्व गुरु का जो सपना हमने देखे हैं, भारतवर्ष यही करेगा। और यही पहला झलक आएगा विश्व गुरु बनने का। जो पहला झलक इस बार गणतंत्र दिवस में दिखाई देगा। सैन्य के साथ वंदे मातरम जोड़ जाए तो फिर तो विश्व गुरु को बनने का और हमने सुपर पावर बनने का और ज्यादा समय नहीं है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं 2047, उससे पहले, काफी पहले हमने ये अचीव कर लेंगे। और धीरे धीरे हम आगे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और इतिहास, सही इतिहास इसी यंगस्टर को जानना जरूरी है। क्या सही है क्या नहीं है, यह हमको जानना अधिकार है, हम जानेंगे। और ये मौका भी है, इस गणतंत्र दिवस के दिन हमने स्वर्ण का शौर्य साथ साथ क्रांतिकारी का जो स्लोगान है वो एक साथ मिलता है तो एक मधुर संगीत बनता है, और हमको बहुत अच्छा लगेगा। और सारे यंगस्टर इसमें, मुझे लगता है कि सारे यंगस्टर इसमें प्रेरणा लेंगे और अपने को बहुत गौरवान्वित करेंगे। जी, जाहिर तौर पे वंदे मातरम ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गणतंत्र दिवस हमारे संविधान का भी प्रतीक है, जिसने भारत को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आधार है। लेकिन विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि विकसित भारत का मुद्दा है और आत्मनिर्भर भारत पर प्रधानमंत्री जी का संदेश है। आप कैसे देखते हैं आगे का सफर? क्योंकि हम गणतंत्र दिवस परेड पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उसका थीम भी मेन रहने वाला है। आगे का सफर आत्मनिर्भर भारत का, क्या कहना है आपका? देखिए, जो एक तो मंत्र इसका जो आपने शुरुआत में बताया था,
तो वहां पे जो डिस्प्ले होगा ना वो वंदे मातरम और जो फौज का, और फिर यही कैसे आगे ले जाएगा। देखिए एक तरफ तो मैंने सुना है कि 13 बैंड आ रहे हैं, 18 अलग अलग कॉन्टिजेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग जो स्काउट और जो डॉग हैंडलर्स होते हैं और जो लद्दाख वाले और जिन भैरव आर्मी जिन जिन का आप नाम सुन रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रही हैं, वो सारी यूनिट्स आपको वहां देखने को मिलेंगी। अब लेकिन कर्तव्य पथ पर जो साइड में जो पेंटिंग्स है उसके लिए देखिए अब हिस्ट्री कैसे यहाँ रोल प्ले करती है। 1923 में एक तेजेंद्र मित्रा थे, उन्होंने पेंटिंग बनाई थी वंदे मातरम को लेकर। दरअसल जो वंदे मातरम का जो इंग्लिश संस्करण था वो अरविंदो घोष, महर्षि अरविंदो, उन्होंने इंग्लिश में लिखा वंदे मातरम को, और फिर उसकी एक एक लाइन लेकर, हालांकि वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी, देवनागरी में भी, तो और रोमन इंग्लिश में आएगी। तो वो एक लाइन, मैंने वो कैलेंडर देखा है, उन्होंने एक कैलेंडर बनाया, मतलब पेंटिंग्स बनाई, और हर लाइन की एक पेंटिंग जैसे। और उस पेंटिंग की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो मोदी सरकार ने शुरुआत में ही जो पहला अपना 2015 का जो पहला गणतंत्र दिवस था वो नारी शक्ति को समर्पित किया था, तो वो कैलेंडर पूरा नारी शक्ति को समर्पित है। उसमें थोड़ा बहुत पुरुष दिखाई देंगे। वो पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, तब बनाई थी 1923 में। वो पेंटिंग्स मैंने खुद देखी, एक एक देखी, कि जैसे सुजलाम तो सुफलाम, सुजलाम को अलग किया उन्होंने, सुफलाम को अलग किया, उसकी पेंटिंग अलग बनाई। उसमें ज्यादातर पेंटिंग्स में या तो भारत माता के रूप में कोई स्त्री है, और या फिर कई स्त्रियां हैं जो उन लाइनों को समझा रही हैं कि इसका मतलब है क्या। बेसिकली इन लाइनों का जिनको मतलब नहीं समझ में आता वो पेंटिंग समझा रही हैं। वो कानपुर में छपा था 1923 में, कोई वैद्य थे मिश्रा जी, उन्होंने छपाया था, और 2 रुपए की उसकी कीमत रखी गई थी। अब आप कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को जब उस दोनों तरफ नजर डालेंगे तो वही पेंटिंग्स बड़े बड़े रूप में आपको नजर आएंगी। चारों तरफ स्क्रीन होंगी, वहां वंदे मातरम चल रहा होगा, और इस तरह से आपको पूरा जो कर्तव्य पथ है वो वंदे मातरम में नजर आएगा। क्योंकि और झंडे होंगे, उन झंडों को बैलून से वंदे मातरम लिखे हुए जो झंडे होंगे, आ, उस तरह का, मतलब मैं तिरंगे झंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, वंदे मातरम लिखकर वो उस तरह से उस कपड़ों को बैलून से उड़ाया जाएगा, तो वो वहां पर दिखेगा। बहुत सारी चीजें दिखेंगी, सैन्य शक्ति और वंदे मातरम का जो तालमेल वहां दिखेगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अलग से बताने की हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन देश जिस तरफ चल रहा है, जी पॉलिटिकल बातें होती रहती हैं, लेकिन वो जिस तरह से ले जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत को, और वो हर फील्ड में, क्योंकि इतना बड़ा आप डिफेंस प्रोडक्शन देख लीजिए। डिफेंस प्रोडक्शन हमारे यहाँ कितना था, और निर्यात तो ना के बराबर होता था। अब निर्यात कितना पहुंच गया, 15,000 करोड़ से ऊपर है, और शायद मेरे ख्याल से इस साल के लिए 23,000 करोड़ हाईएस्ट रखा गया है उनका, जितना मुझे आंकड़े पता है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, बुलेट ट्रेन आने वाली, भी मैंने पहली बार नमो मेट्रो में बैठ के देखा, उसकी स्पीड मैं नाप रहा था कि 125 तक अगर दिल्ली के अंदर कोई गाड़ी स्पीड दे रही है ट्रेन, तो ये बड़ी बात है। आप देखते जाइए फिर दिल्ली में कितनी जल्दी आप 5 से 7 मिनट में 20-40 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये केवल वहां पर है। आप रेलवे स्टेशन देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। अभी विदेश से जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, कभी दोस्त रहते हैं, वो आते हैं तो यहाँ के देखते हैं कि यार सड़कें तो गजब हो गई हैं, ये सारी चीजें गजब हो गई हैं। वो देख रहे हैं कि बहुत चेंज आ रहा है, लगातार बहुत सी चीजें बदल रही हैं और लोगों को दिख रहा है वो। हालांकि विपक्ष का काम है अपना वो कमियां निकालते, जी विपक्ष को होना भी चाहिए, कमियां निकालते हैं तो उससे बेहतर करने का मौका मिलता है, विपक्ष इसलिए होना चाहिए। तो कमियां होती है और वो कर रहे हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि कोई भी फील्ड ऐसा बच्चा नहीं है। आप स्पेस ले लीजिए, आप डिफेंस ले लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तीनों में ले लीजिए, जो जो चल रहा है एयर में और इवन पानी में भी, वहां भी जी कोशिश हो रही है कि सारी चीजें हों, कि भारत को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जिस तरह के दबाव आते हैं भारत पर, अमेरिका का जो दबाव अभी चल रहा है, चाइना का जो बीच में दबाव था, लगातार ऐसा होगा कि जो बड़ी शक्तियां हैं वो भारत को दबाव में जी लाएं, और उस वक्त भारत अपने दम पे खड़ा रहे। और जी वो तभी होगा जब किसी भी चीज के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, जी और वो हो रहा है। मैं जी उसके आंकड़े लगाता हूँ तो बहुत लंबा समय जाएगा, पर समझ में लोगों के आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है भारत में, जी लगभग हर फील्ड में हो रहा है। जाहिर सी बात है, पिछले एक दशक में अगर बात आत्मनिर्भर भारत की जाए तो जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव देश में देखने को मिला है। बात चाहे टेक्नोलॉजी की जाए या बात देश के बुनियादी ढांचे के विकास की जाए, जिसका उल्लेख विष्णु जी ने अभी किया, बलराम जी ने किया। जाहिर तौर पे वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, स्वतंत्रता की वह पुकार है जिसने गुलाम भारत में चेतना जगा दी। यह केवल गीत नहीं, यह भारत माता की आत्मा की आवाज़ है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ
उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य बलों द्वारा बैंड प्रदर्शन किया जाएगा जो गणतंत्र दिवस परेड होगी और विभिन्न प्रकार की झांकियां वंदे मातरम के जरिए एक बार फिर नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेंगी। विष्णु जी, बलराम जी, आपने सनसेट टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।